ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं और हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है महाजनपद। यानी महाजनपद क्या है, उनके फीचर्स क्या हैं। टॉपिक करने में राजा, किसान नगर, किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि 600 BCE यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 600 ईसा पूर्व में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुए थे। अभी तक हमने ये जाना है कि भारत में सिक्कों का विकास हो गया था, भारत में आरंभिक राज्यों का उदय हो गया था, भारत में नगरों का उदय हो गया था, भारत में कुछ नए जो धार्मिक परंपराएं, रिलीजियस जो ट्रेडिशंस थी या रिलीजियस थॉट्स थे या जो फिलोसफर्स थे वो आ गए थे, जैनिज्म आ गया था, बुद्धिज्म आ गया था और अर्ली स्टेट्स के अलावा महाजनपद इमर्ज हो गए थे। यानी 600 ईसा पूर्व में भारत में जनपद तो थे, छोटे छोटे राज्य तो थे, लेकिन 16 महाजनपद भी थे। There were 16 महाजनपद were also in the early Indian history before 600 BCE. Let's today discuss on the topic about महाजनपद। महाजनपद क्या होता है और महाजनपदों के फीचर्स क्या है, महाजनपदों की विशेषताएं क्या होती हैं। How many महाजनपद are there? There are 16 महाजनपद, 16 महाजनपद है। 16 महाजनपद थे प्राचीन भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। और इन 16 महाजनपदों का विवरण हमें बुद्धिस्ट टेक्स्ट यानी बौद्ध ग्रंथ और जैन टेक्स्ट यानी जैन टेक्स्ट मतलब जैन ग्रंथों से भी मिलता है। अगर हम बुद्धिस्ट टेक्स्ट की बात करते हैं तो 16 महाजनपदों का उल्लेख उसमें मिलता है। इसी तरह जैन ग्रंथों में भी महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। अगर हम बात करते हैं महाजनपदों की तो महाजनपद वो बड़े बड़े राज्य थे जो 600 ईसा पूर्व से लेकर भारत में थे। इनमें प्रमुख महाजनपदों के नाम है मगध, अवंती, वत्स, सूरसेन, गांधार, काम्बोज, अस्मक, अंग, मल्ल, कौशल। इस तरीके से बहुत ज्यादा महाजनपद भारत में थे। अगर हम बात करें महाजनपदों की विशेषताओं की तो बहुत सारी विशेषताएं हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महाजनपदों के भारत में उस समय 2 प्रकार थे। महाजनपदों का एडमिनिस्ट्रेशन जो शासन प्रणाली थी वो 2 प्रकार की थी। एक प्रकार के महाजनपदों पर राजाओं का शासन था, दूसरे प्रकार के महाजनपदों पर गण या संघ शासन करता था। अब राजाओं का शासन का क्या मतलब होता है। महाजनपद 2 प्रकार के थे। पहला प्रकार है जिसमें राजा शासन करते थे, दूसरा प्रकार है गण या संघ शासन करता था। राजाओं का शासन हमेशा आवश्यक नहीं है, कोई भी राजा होगा तो वहां पर कोई भी राज्य होगा तो वहां राजा ही शासन करेगा। प्राचीन भारत के मामले में आपको महाजनपदों के विषय में ये बात बिल्कुल नहीं कहनी है। प्राचीन भारत में महाजनपद जो अधिकतर महाजनपद थे, मोस्ट ऑफ द महाजनपदास वर रूल्ड बाय द किंग्स, but there were also the महाजनपदास which were not ruled by the kings, they were ruled by the गणाज और संघास। वो संघ और गणों के द्वारा कुछ महाजनपदों पर शासन चलता था। अब संघ और गण क्या होता है। संघ का मतलब होता है समूह बनाना, मिलकर आना, और गण का मतलब होता है लोग, यानी लोगों का शासन या संघ का शासन। तो इसका मतलब यह मिलकर निर्णय होता है। इसका मतलब भारत में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कुछ ऐसे महाजनपद भी थे जहां लोगों को मिलजुल कर निर्णय लेते थे या एक लोगों का समूह उसमें शासन करता था। और ये क्या है, ये एक तरह से हमें लोकतंत्र या डेमोक्रेसी के एलिमेंट्स इसमें दिखाई देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि प्राचीन भारत में डेमोक्रेटिक पैटर्न के हमें कुछ एलिमेंट्स मिलते हैं। वर्ल्ड के अंदर दुनिया भर में जो डेमोक्रेटिक पैटर्न के एविडेंस मिलते हैं हमें ग्रीस से मिलते हैं और भारत से मिलते हैं। गण शब्द हमारे गणराज्य इंडियन हिस्ट्री पॉलिटिक्स में भी आता है। तो गण का और संघ का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, यहाँ पर समूह शासन करता था। समूह का मतलब होता है ओलिगार्की। इन ओलिगार्की a group of men exercise the power. A group of men exercise the power in oligarchy. It means समूह शासन वह शासन है जिसमें लोगों का समूह शासन करता है और निर्णय लेता है। और ये समूह का शासन भारत में प्राचीन काल में ही चलता था। इस प्रकार से प्राचीन समय में महाजनपद 2 प्रकार के थे। those महाजनपद who were ruled by the kings and those who were ruled by the गणाध और संघास। एक वो थे जिनमें हमें राजाओं का शासन मिलता है, दूसरा जिनमें गण और संघ शासन करते थे। गण और वो व्यवस्था थी जिसमें समूह शासन करता था या कुछ राजाओं का शासन मिलकर शासन करता था। महात्मा बुद्ध का नाम आपने सुना होगा और जैन
महावीर स्वामी का नाम सुना होगा। महात्मा बुद्ध भी एक गणराज्य से रिलेटेड थे, शाक्य गणराज्य, और वो क्या था, वो गण था। इसी तरीके से महावीर स्वामी वैशाली के कुंडग्राम में उनका जन्म हुआ और उनका संबंध जानत्रिक नाम के एक गणराज्य से था, यानी वैशाली और कुंडग्राम भी एक गणराज्य था। इस तरह से इंडिया में एंशिएंट टाइम में डेमोक्रेटिक एलिमेंट्स पहले से ही थे और हमारे यहाँ रिपब्लिक पैटर्न था। दो प्रकार हो गए। अगर हम अगले महाजनपद के फीचर की बात करेंगे तो वहां पर आपका आता कंट्रोल ऑन रिसोर्सेज। महाजनपद बड़े कैसे हुए? उन्होंने संसाधनों पर नियंत्रण किया। जब कोई जनपद बड़ा होने लगता था, बड़ा होना चाहता था, एम्पायर फैलाना चाहता था, तो टैक्स लगाना शुरू करता था, आर्मी बड़ी करता था। उसके लिए क्या करना है महाजनपदों को? उन्हें संसाधनों पर नियंत्रण करना है। दे कंट्रोल द माइंस, दे कंट्रोल द फार्मर्स, दे कंट्रोल द एग्रीकल्चर, दे कंट्रोल द फॉरेस्ट एरिया। उन्होंने संसाधनों पर नियंत्रण किया, टैक्स को कलेक्ट किया महाजनपदों ने, और इस तरीके से उन्होंने बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए। एग्जाम्पल के तौर पर मगध एक सबसे लार्जेस्ट एम्पायर एंशिएंट इंडिया का है। एंशिएंट इंडिया का सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध था। अगले टॉपिक की बात करें तो है राजधानी नगर, कैपिटल सिटीज। हर महाजनपद की अपनी राजधानी होती थी और वो राजधानियां काफी बड़ी जनसंख्या उसमें रहा करती थी, उसमें काफी ट्रेड और कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी। और एग्जाम्पल के तौर पर हम कैपिटल सिटीज या राजधानी नगर की बात करेंगे तो पाटलिपुत्र मगध एम्पायर या मगध महाजनपद की एक राजधानी था और पाटलिपुत्र में काफी जनसंख्या रहा करती थी। इस तरीके से हर महाजनपद की राजधानी एक होती थी और उसका एक शहर भी होता था। इस प्रकार से हम देख सकते हैं महाजनपदों का फीचर है। अगली इसी तरह कुछ महत्वपूर्ण राजधानी नगरों की बात करें तो वत्स जो महाजनपद था उसका जो कैपिटल था वो था कौशाम्बी। इसी तरह से हम बात करेंगे किसी और की, कौशल की जो कैपिटल थी वो थी श्रावस्ती। इसी तरह से गांधार की तक्षशिला। बहुत सारे ऐसे थे जिनकी अपनी अपनी राजधानियां फेमस थी। अब हम बात करें किलेबंदी। महाजनपद जब बड़े बड़े राज्य बन गए थे तो उन्होंने अपनी कैपिटल्स, अपनी राजधानियों को फोर्टिफाई किया, उन्होंने किलेबंदी की। किलेबंदी मतलब वो क्या करते थे? किले बनाते थे और किलों से सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करते थे। तो किलेबंदी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है महाजनपदों का। इसके अलावा हम बात करें आर्मी और ब्यूरोक्रेसी। सेना और नौकरशाही ने महाजनपदों को बड़ा होने में मदद की। किसी भी बड़े एम्पायर और महाजनपद को चलाने के लिए एक ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही मतलब द सिस्टम ऑफ ऑफिसर्स, उसकी आवश्यकता होती है। नौकरशाही का मतलब होता है किसी भी राज्य को, स्टेट को चलाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिसर्स का एक ग्रुप होना चाहिए जिनको हम सैलरी भी दें, जिनसे एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से चले। तो इन महाजनपदों की विशेषता ये थी, इनके पास अपनी बड़ी सेनाएं थी और इनके पास इनकी ब्यूरोक्रेसी या नौकरशाही भी थी। इनके पास विभाग या डिपार्टमेंट्स थे, इनके मिनिस्टर्स थे और विलेज लेवल से लेकर के सिटी लेवल तक और स्टेट लेवल तक और महाजनपद तक इनके अधिकारी होते थे। तो बड़े ग्रुप्स इनके पास अधिकारियों का था और इनकी नौकरशाही भी थी। और नौकरशाही को मेंटेन करना और सेना को मेंटेन करने के लिए ये टैक्स कलेक्ट करते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। इस प्रकार से एंशिएंट इंडिया में हमारा जो हिस्ट्री है डेवलप होना शुरू हो रहा है और हमें वो एलिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं जो आज इंडिया को इस सिचुएशन में पहुंचाते हैं जो इस बेस पर, इस फाउंडेशन पर 600 BC से खड़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे धर्मसूत्र। धर्मसूत्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपने नोट करना है। धर्मसूत्र या धर्मशास्त्र, इसको हम कहेंगे धर्मशास्त्र। आपके बुक में लिखा होगा धर्मशास्त्र, आप क्या लिखेंगे? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? धर्मशास्त्र वो संस्कृत में लिखे गए ग्रंथ हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लिखना शुरू किया और लिखा, जिनमें राजाओं के लिए, प्रजा के लिए और लोगों के लिए अच्छा व्यवहार करने के कर्तव्य लिखे गए हैं। यानी किसी राजा को अपनी प्रजा के लिए किन किन आदर्शों का पालन करना चाहिए वो सब कर्तव्य वगैरह सब धर्मशास्त्रों में लिखे गए हैं। इसी तरीके से प्रजा के लिए, लोगों के लिए भी धर्मशास्त्रों में काफी कर्तव्यों की जानकारी दी गई है। धर्मशास्त्रों की संख्या काफी ज्यादा है। उदाहरण के तौर पर शास्त्र शब्द बार बार आता है,
तो धर्मशास्त्र ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए ग्रंथ हैं जिनमें समाज में किस व्यक्ति को किस प्रकार के कर्तव्य का पालन करना चाहिए वो सारे यहाँ पर लिखे गए हैं। तो धर्मशास्त्र आर कंपोज्ड बाय द ब्राह्मण्स बिफोर 600 BCE फॉर द प्रॉपर ड्यूटीज ऑफ एनी पर्सन और द किंग्स। ये धर्मशास्त्र सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सोशल ड्यूटीज और पर्सनल ड्यूटीज को भी डिस्क्राइब करती है। व्यक्तिगत किसको क्या कर्तव्य करना है पालन, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब कुछ ब्राह्मणों ने 6ठी शताब्दी से पूर्व में धर्मशास्त्रों में लिखा है। मैंने यहाँ पे धर्मसूत्र लिखा होगा, आप उसको धर्मशास्त्र लिखेंगे। तो धर्मशास्त्रों में ये भी कहा गया है कि किस तरह से राजा को अपनी प्रजा के साथ व्यवहार करना चाहिए और किस तरीके से उसको सोशल ऑर्डर को मेंटेन करना चाहिए। सोशल ऑर्डर का मतलब है समाज में राजा का क्या कर्तव्य है और किस प्रकार से उसको मिलजुल कर ब्राह्मण और क्षत्रिय को शासन करना चाहिए और सही प्रकार के निर्णय भी लेना चाहिए। अगले टॉपिक की बात करेंगे तो कलेक्शन ऑफ द टैक्सेस। ये महाजनपद जो कंप्लीटली डिपेंडेंट थे कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। अगर उन्हें किसी बड़े साम्राज्य का निर्माण करना है तो उन्हें रेवेन्यू चाहिए, राजस्व चाहिए, पैसा चाहिए। उस समय महाजनपदों ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें कि वो रेवेन्यू या कर इकट्ठा करते थे। कर इकट्ठा करने का मतलब वही व्यवस्था जो किसी स्टेट को, किसी कंट्री को पैसा देकर उसको पावरफुल बनाती है। तो महाजनपदों का कर इकट्ठा करना, टैक्स इकट्ठा करने में एग्जाम्पल के तौर पर वो एग्रीकल्चर टैक्स लेते थे और आर्टिजन्स कारीगरों से भी टैक्स लेते थे। या दे कलेक्टेड द टैक्स फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फार्मर्स एंड फ्रॉम द आर्टिजन्स, कारीगरों से भी वो टैक्स लेते थे। ट्रेडर्स या व्यापारियों से भी कर लिया जाता था। इस प्रकार से टैक्स कलेक्ट करने के बाद उन्होंने अपनी आर्मी, सेना और नौकरशाही को मेंटेन किया और बड़े बड़े एम्पायर खड़े किए थे। एग्जाम्पल के तौर पर एक बात और लिखी हुई है, इस बात के एविडेंसेस नहीं है कि उन्होंने टैक्स कलेक्ट करने के लिए जो फॉरेस्ट में लोग रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स, आदिवासी जो भी लोग वहां रहते थे, उनसे वो टैक्स कलेक्ट करते थे या नहीं करते थे। लेकिन शायद वो जंगल में रहने वाले लोगों से एनिमल्स, फॉरेस्ट प्रोड्यूस ले लेते होंगे और ये एक टाइप ऑफ टैक्स मान लिया जाता होगा। इस तरीके से आपने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को देखा। अब हम नेक्स्ट रिवाइज में कुछ करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। महाजनपद कितने प्रकार के होते हैं? महाजनपद 2 प्रकार के, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ महाजनपद। वन आर रूल्ड बाय द किंग्स एंड वन आर रूल्ड बाय द गणाज और संघाज। एक पर राजाओं का शासन चलता था और एक पर गण या संघ शासन करते थे। गण या संघ को हम एक वर्ड में ओलिगार्की या समूह शासन भी कह रहे हैं। ओलिगार्की बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम्पल जो आपका एग्जाम है उस एग्जाम में ओलिगार्की वर्ड पूछा जा सकता है। ये क्या होता है और किससे रिलेटेड है? तो ओलिगार्की इज द सिस्टम इन विच द group of men exercise the power, and in ancient India oligarchy system was there in some महाजनपदास। और वो महाजनपदों के नाम है, शाक्य गणराज्य भी है उसमें, मल्ल रिपब्लिक, मल्ल गणराज्य भी है, ठीक है, बहुत सारे हैं। इसके अलावा बात करें महाजनपद एक और विशेषता, वो संसाधनों पर नियंत्रण करते थे, रिसोर्स मैनेजमेंट करते थे, कंट्रोल करते थे। फोर्टिफाइड उनके अपने किले और शहर होते थे। किलेबंदी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया गया है, राजगीर। मगध एम्पायर की प्राचीन एंशिएंट जो कैपिटल, प्राचीन राजधानी मानी जाती है राजगीर या राजगाह। वहां पर राजगाह में एक किला मिलता है, किले के अवशेष मिलते हैं, यानी एक्सकेवेशन भी है और रिटर्न डॉक्यूमेंट्स में भी है। तो राजगाह में किलेबंदी के अवशेष है कि एक अच्छा किला था और उस किलेबंदी से हमें पता चलता है कि महाजनपद किले भी बनाते थे, उनके किले थे। राजधानी नगरों के एग्जाम्पल आज हमारे सामने बहुत ज्यादा है, जिनमें फेमस राजधानी नगर का मैं नाम लिख रहा हूं वो है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र इज द एग्जांपल ऑफ द कैपिटल टाउन ऑफ एंशिएंट इंडिया एंड अदर नेम आर द कौशाम्बी, श्रावस्ती, उज्जैन, ये बहुत सारे नाम, तक्षशिला, ये काफी सारे आपके राजधानी नगरों के नाम है। सेना और नौकरशाही ये बहुत बढ़िया इनकी फीचर है। और टैक्स कलेक्ट करते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र को भी आपको करना है कि धर्मशास्त्र क्या है? ब्राह्मणों द्वारा लिखे गए वो ग्रंथ जिनको 6ठी शताब्दी से पूर्व में लिखा गया ताकि सोशल ऑर्डर्स को मेंटेन किया जा सके और सामाजिक नियम बनाए जा सके और लोग अपने कर्तव्यों का पालन करें। बार-बार ब्राह्मण आज भी बार-बार कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा है। तो शास्त्र उस जमाने के हिसाब से कहीं ना कहीं एक संविधान जैसा काम करते थे और ब्राह्मणों ने लिखे थे कि समाज में कर्तव्यों का पालन हो सके। इस तरह से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।